हो गया। यही तक हुआ था कि इसके आगे भी हुआ था? बस इतना ही। यानी आपने प्लैनेट और सैटेलाइट दो चीजों को आपने पढ़ा था। इसके बाद केपलर्स लॉ पढ़ा है आपने? ओनली बताया ही था ना, बस नोट तो नहीं किया था। केपलर्स लॉ डाल दो हेडिंग, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कितने टाइप के आपने सैटेलाइट पढ़ा था? कौन कौन से? आर्टिफिशियल और नेचुरल। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून। देखिए इसमें फर्स्ट लॉ क्या है? साइन कर रहा है अभी, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या होगा, ध्यान देना। ऑल प्लैनेट्स, सभी ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते। कौन से ऑर्बिट में? नहीं, स्फेरिकल नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ऑल प्लैनेट्स revolved in elliptical orbit around to sun। सूरज के चारों तरफ सारे ग्रह क्या करते? चक्कर लगाते हैं। कुछ इस प्रकार से, क्योंकि कंप्लीटली स्फेरिकल पाथ नहीं होता। और मैथ में आपने पढ़ा होगा एलिप्स कुछ इसी प्रकार का होता है, दीर्घवृत्त। ये हो गया इसका सेंटर। इसके दो फोकस होते हैं, S1 और S2। तो सन जो होगा, सूरज, वो S1 या S2 किसी एक फोकस पर एडजस्ट करेगा। मान लो सन यहां कहीं पे है, ऐसा मान लेते हैं, और कोई प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो यहां से सभी ग्रह क्या है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और सन किसी एक फोकस पर एडजस्ट करता है। ये तो पहला लॉ हो गया। दूसरा क्या बोला गया? अच्छा, यहां पे जो बोला गया है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाने के अकॉर्डिंग इसको और कौन सा लॉ बोलते हैं? इसको ऑर्बिटल लॉ भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कच्छी नियम या कक्षा का नियम कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो कच्छी नियम इसको बोलते हैं, ऑर्बिटल लॉ बोलते हैं। हिंदी में भी आपको मालूम हो गया होगा क्या लिखना है, आप लिख सकते हो आराम से। दूसरा बोला गया है कि जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उन सभी के लिए बात होगी। दूसरा बोला गया है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होगी, जैसे मान लो ये हो गई, अब ये लाइन समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा। जैसे मान लो इसने यहां से गया प्लैनेट, इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसने इतना पूरा एरिया ट्रेवल किया मान लो टी टाइम में। अगर मान लो ये प्लैनेट से कहीं और होता, मान लो यहां पर था, और उतने ही टाइम पे
इसने ये एरिया कवर किया, मीन्स ए टू बी और बी टू सी, सॉरी सी से डी। ये जो यहां पे एरिया दिख रहा है इसको आप मान लीजिए कोई पॉइंट, सॉरी S2 लिखा हुआ है, S2AB ये एरिया और S2CD ये एरिया, ये दोनों इक्वल टाइम में ट्रेवल किए गए सेम एरिया है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको देखने में लगता है इसका एरिया ज्यादा दिख रहा है इसका कम दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। बस इतना आपको करना है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट सन के पास में है, यहां पास पड़ेगा ना, तो पास पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी थोड़ी बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? अगर कम होगी तो सिंपल सा इसके अराउंड यहां से यहां तक मान लो पहुंचा है। अब यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो कितना जाएगा इसको बात करेंगे, लेकिन किस नियम पर ये जाएगा? तो आपको हम एक नियम बता के गए थे इसी में, थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मालूम है इसको? एक केपलर थर्ड लॉ बता के गए थे ना उस दिन, तीसरा नियम, यानी जो ग्रह जितना ज्यादा दूर होगा, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर इनवर्सली होता तो उल्टा होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अनुक्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ जाएगा। आपको ऐसे भी तो पता होगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट सन के पास पड़ते हैं वो सन के अराउंड घूमने में जितना टाइम लेते हैं, उनके स्थान पे किसी आप दूर वाले प्लैनेट को ले लो, सन से जो बहुत दूर हो उसको आप ले लो, तो क्या उसको भी सन के अराउंड घूमने में उतना ही टाइम लगता है? ज्यादा लगेगा उसको। तो वही चीज ये बताता है कि जो जितना ज्यादा दूर होगा सन से उसको एक चक्कर लगाने में उतना ही अधिक टाइम लगेगा। सबसे दूर कौन सा है? प्लूटो का नाम सुना होगा ना, सबसे दूर तो वही है। वहां जाओगे जब पृथ्वी के यहां का जैसे एक साल होता है और वहां जाओगे, अगर मान लो यहां के लगभग 300 साल बिता दोगे यहां के अकॉर्डिंग, वहां पे 300 साल का टाइम बिता दोगे तब वहां का एक साल कंप्लीट होगा। तो वहां के अकॉर्डिंग आप माने जाओगे अभी आप 1 साल के हुए हो, और यहां के अकॉर्डिंग बीत चुके होंगे लगभग 300 साल। इतना टाइम लग जाएगा। सोचो वहां जब 1 साल होगा यहाँ पे कितने लोग जन्म होके मर चुके होंगे, और वहां पे आपका 1 ही साल नहीं पूरा हो रहा है, मतलब रात हो गई तो खत्म नहीं हो रही, दिन कब होगा भगवान जाने, जाड़ा आ गया तो बरसात कब आएगी, गर्मी कब होगी पता नहीं है। हो सकता है गर्मी स्टार्ट हुई आपकी मौत गर्मी में ही हो जाएगी, ठंडी आप देख ही नहीं पाओगी। तो ये सब सिस्टम है। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा आपको हमने बता दिया है, लाइन ज्वाइनिंग, कौन सी? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट। अब प्लैनेट को आप अर्थ भी आप लिख सकते हो क्योंकि प्लैनेट में अर्थ भी आती है। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ट्रेवल्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो याद रखना समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, इसलिए इसको हम लोग एरियल लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसको एरियल लॉ भी बोलेंगे, मीन्स क्षेत्रफलीय नियम भी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्षेत्रफलीय नियम भी बोलते हैं। तीसरा लॉ क्या बोला गया है आपको मालूम है, वो टाइम पीरियड के केस में है, ऊपर सामने लिखा उससे आप बता सकते हो टी क्या है,
आवर्तकाल जिसको बोलते हैं। अब बताइए आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। तो जो प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उसका एक चक्कर लगाने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाएगा। और वही आवर्तकाल का जो वर्ग होगा वो क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, आपने अगर पढ़ा है मैथ में दीर्घवृत्त तो आपको मालूम है, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष और इसको बोलते हैं लघु अक्ष। तो यहां पे ध्यान रखना, ये दीर्घ अक्ष का आधा है ना इतना, और यहां तो हमने आर लिखा, इसको इसी के अकॉर्डिंग ए लिख सकते हो, आर लिखो या ए लिखो। तो ए क्या है? दीर्घ वृत्त की दीर्घ अक्ष का कितना? आधा। उसकी प्रतिघात के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। एक बार पूरा सुन लीजिए। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इंग्लिश में इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो मेजर एक्सिस का क्या है? आधा है, और आधा को इंग्लिश में सेमी बोलते हैं। तो सेमी मेजर एक्सिस यानी अर्ध दीर्घ अक्ष हिंदी में बोलेंगे, आधा को अर्ध बोलेंगे और दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष की प्रतिघात के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट के आएगा। इसी नियम से आप मालूम कर सकते हो किसी ग्रह पर दिन और रात कितने टाइम का होगा, क्योंकि यही तो बताएगा कि कोई प्लैनेट सन से कितना दूर है, कितना पास है, और यही डिसाइड करता है। अभी इस पर न्यूमेरिकल भी बोलेंगे तो आपको क्लियर होंगे। मान लो यहाँ पे एक दिन जैसे है 24 घंटे का है, और इसकी सन से दूरी आपको दे दी जाएगी, डिस्टेंस। तो किसी दूसरे प्लैनेट की बात करेगा, अगर वो इतना दूर है तो उस पर कितने समय का दिन या रात होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसके लिए लॉ क्या बना है, स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड किसके चारों तरफ? अराउंड टू सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट। हिंदी में अगर लिखोगे तो दीर्घ वृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष के प्रतिघात के अनुक्रमानुपाती। लिख लो इसको, अगर लिखना चाहो हिंदी में, इधर वाला लिख लोगे ना, लिख लो, इसको लिखना है, लिखिएगा। सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल का वर्ग, सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल का वर्ग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अटेंडेंस तो आज हुई नहीं आपकी? एक क्वेश्चन कर लिया जाए इसका।
हाँ, थोड़ा सा लगे कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बोले। लिखिएगा एक शनि वर्ष, शनि वर्ष यानी सैटर्न प्लैनेट की बात हो रही है। एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का, एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से, यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 10 to power 8, 1.5 10 to power 8 किलोमीटर दूरी पर है, किलोमीटर दूरी पर है, तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न टू सन? हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया शनि वर्ष पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। कौन किसका गुना है? शनि का बोला है टाइम ज्यादा है, एक वर्ष का टाइम, पृथ्वी का कम है, यानी पृथ्वी का जितना है एक वर्ष, जो भी आपको मालूम है 365 डेज का, उसका 29.5 गुना है सैटर्न का एक साल। ये रियल है, ये बनाया क्वेश्चन नहीं है, रियल में। आप सोचो यहां पे एक साल, तो शनि ग्रह पर लगभग 29.5 साल बराबर है। यानी यहां एक साल में ज्यादा गर्मी बरसात होता है, वहां पर जाओगे तो यहां के अकॉर्डिंग जब 29.5 साल बीत जाएंगे, तब वहां आपको दिखाई पड़ेगा ज्यादा गर्मी बरसात सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यानी मान लो गर्मी स्टार्ट हुई तो यहां से हिसाब से लगभग 10 साल तो खाली गर्मियां चल रही है, ऐसा लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लो। बोला गया है कि जो अर्थ का 1 ईयर है, जितना टाइम होता है अर्थ पर अराउंड टू सन, उसका 29.5 गुना सैटर्न का होगा 1 ईयर। शनि ग्रह का एक साल इतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसी से करना है आपको। डेट और क्या किया जाए, कितनी है? 11 है ना आज। तो यहां पे पहले हम बात करते हैं, अर्थ की बात है ना पहले, तो अर्थ के लिए टाइम मान लो कितना है, 1 वर्ष हो गया, ठीक है। तो सैटर्न के लिए क्या होगा? बहुत कम है आज। सैटर्न के लिए क्या होगा? T2 कितना होगा? इसी का कितना है? 1.5 है, कितना है? अच्छा, 29.5 गुना हो जाएगा। मीन्स इसको 29.5 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना ही आएगा। तो शनि ग्रह पर इतना हो जाएगा 1 वर्ष, इतने वर्ष का 1 वर्ष। हाँ, अब बताइए दूसरी चीज है, सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है? और सैटर्न की डिस्टेंस पूछी है ना, कितना दूरी पर है? हाँ, सूर्य से A1 मान लेते हैं, चाहे आप R1 से लिखिए, A1 से लिखिए, किसी से लिखिए। यहाँ A है तो मैंने A ले लिया। A1 कितना है? किलोमीटर, बस इतना ही है।
हाँ इसीलिए पूछा क्योंकि इतना कम नहीं हो सकता है कि 1.5 किलोमीटर दूरी पे होगा, ऐसा थोड़ी है। ये किलोमीटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में। 1.5 10 टू पावर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा? 11 मीटर हो गया। A2 आपको बताना है, ठीक। लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केप्लर। तो T2 निकालना है, ठीक है। T2 के लिए R2 निकालना है। T2 बाई T1 इक्वल टू A2 बाई A1। अब T पे पावर कितनी है और A पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। T2 कितना है? 1 नहीं भैया, 29.5 वर्ष है। और T1 कितना है? कोई मतलब ही नहीं 1 रखने का। A2 निकालना है, A1 इसको सॉल्व करके आपको A2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कुछ लोग तो इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, उनका भी इसको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन कोशिश करिएगा सभी लोग। सॉल्व करोगे तो 1.432 10 टू पावर 9 किलोमीटर में यहां आंसर दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करके चेक करिएगा। हाँ हाँ, मत चेंज करो, आप यही रख दो वैल्यू, इसी को रख दो, डायरेक्ट आपका किलोमीटर में आंसर आएगा। आज संख्या इतनी कम क्यों हो गई? आए? अच्छा तो सोचेंगे क्लास के लिए कहा जाए फालतू में। 11 12 वाले ज्यादा होंगे हुई में। तुमको नींद आ रही क्या? कल ज्यादा मिठाई खा ली होगा हैं? हो गया भाई, चलो अच्छा करो, तब तक आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं। मोहम्मद अतीक नहीं है, अब्दुल्ला अंसारी, पल्लवी, सिमरन, आकांक्षिका, शिवानी, चित्रांश, साक्षी, हसानी, अवधेश, शुभ श्रीवास्तव, उदय प्रकाश, सोनू, श्रवण साहू, प्रिंस कुमार, अभिज्ञान, मुकेश झा, आदर्श यादव, हमजा अंसारी, अस्तित्व, अभिनव श्रीवास्तव, अक्षय पटेल, आदर्श विश्वकर्मा, अनुष्टुप झा, आराधना, अनुप्रिया, आदित्य, आलोक, विवेक, खुशी, अभिषेक, नरेंद्र कुमार, अभिषेक, कुलदीप यादव, बस इतने ही लोग। जेई में और तो कोई नहीं है।
चले नीट में बोल दो। अंकिता, अंकिता सोनकर, काजल, अटल वाजपेयी, आर्यन, रचित, प्राची मौर्य, पुनीत कुमार, पल्लवी, विकास मौर्य, प्रिंस सोनकर, विशाखा, महक, श्रेया, सुहानी, मयंक, कौन मयंक, रंजीत बहादुर, विजय, अंशिका पाल, शिवानी सिंह, अरुण सिंह यादव, आयुषी, कोमल, कार्तिक, क्या है, मोहानुद्दीन, वर्तिका, सुहानी पांडे, अंजलि, दीपिका, फिजा, अभय, प्रतिष्ठा, लालती, शिवा, रितिका, आदित्य कुमार, आयुष पटेल, प्रिंस, संध्या सैनी, राधिका, सिमरन, अर्जिता, खुशबू, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद अमीन, सोनम, मयंक सिंह, विश्वनाथ, दीपांशी, कार्तिकेय, कशिश, अनिकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन अभी और करने, लेकिन उससे पहले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। डालिए ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कोई बताए गुरुत्वाकर्षण का नियम कब लगता है? जब कोई बिंदु, कोई पार्टिकल, कोई पिंड पृथ्वी के संपर्क में आता है तो पृथ्वी क्या करती है, उस पार्टिकल पर एक फोर्स लगाती है। बताइए गुरुत्वाकर्षण बल कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन या दोनों? कैसा फोर्स है? ओनली अट्रैक्शन। हाँ, पृथ्वी केवल आकर्षित करती है अपनी ओर, प्रतिकर्षित नहीं करती, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है तो क्या बोलोगे? ओनली अट्रैक्शनल फोर्स। कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव पीछे बता चुके हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इसी को बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या होता है इसमें? बोला गया, मान लीजिए आपके पास कोई दो पार्टिकल है जिनके मास m1 m2 है और दोनों पार्टिकल एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ दूरी पर एक दूसरे से हैं, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अब इनके बीच में जो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? द्रव्यमानों के गुणनफल के तथा उनके बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सेकेंड लॉ है, सबको रटा होगा बिल्कुल, क्योंकि ये आपने 11th में भी पढ़ा है और 9th में भी था। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मिला दोगे तो
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर कांस्टेंट दिया गया कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 10 टू पावर माइनस, मात्रक क्या बनेगा, यहां से बनाओ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जी के साथ m1 m2 मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो अपॉन में क्या आएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट और इसकी वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस पर, बीच की दूरी पर। यानी आपको मालूम है कि फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर के क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि फोर्स बढ़ेगा कब, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी। दो प्लैनेट को पास पास लाओगे तो उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। जैसे देखो पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो उस दिन उस रात को क्या होता है कि समुद्र में जार भाटा यानी टाइड्स बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। यानी लगभग 12-13 फीट उस स्थान पर समुद्र का लेवल उठ चुका होता है। जहां पर जिस पॉइंट पर अर्थ पर पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी पास पड़ेगी वहां पर समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, लगभग 12-13 फीट या और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होगा, और ये उनके बीच की दूरी घटने के कारण होगा। अगर दूरी और ज्यादा घट जाए तो और ज्यादा पानी उठ जाएगा, लेकिन आपको उठा हुआ दिखेगा नहीं। अच्छा, इसको कैसे कैसे मालूम करेंगे, मान लो आपने उस स्थान पे जब पूर्णिमा नहीं थी, अमावस्या थी, अमावस्या के टाइम तो चंद्रमा दूर होता है, यार दिखता ही नहीं है ना। तो समुद्र में आप जैसे पुल ऐसे बना दो, पुल तो फिक्स होगा ना। अब जब पूर्णिमा आएगी तो क्या होगा, चंद्रमा अपनी तरफ पानी को खींचेगा, और खींचेगा तो यहां पे आके पानी ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा तो ये पुल आपका क्या होगा, डूब जाएगा। ऐसा होगा, तब तो मालूम हो जाएगा ना, हाँ ये डूब चुका है। ऐसे आपको नहीं दिखेगा कि कितना बढ़ गया कितना घट गया। तो ध्यान रखना इस चीज को। डिस्टेंस दोनों के बीच की घटाने पर क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए बताइएगा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, हैं? दिमाग लगाओ। बीच की दूरी को दोगुना करेंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। भैया ये फार्मूला है, देखिए सामने लिखा दूरी के लिए, आर को हमने कितना बोला करने के लिए, आधा। आधा का मतलब 1/2, और यहां 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, और अपॉन के अपॉन में ये 4 उलट कर ऊपर हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ गए, सिंपल सा क्या करना है, जितना दूरी बोली जाए उसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर हम बोले कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए,
तो बताइए उनके बीच में फोर्स कितना होगा? अब तो बोलो। 1/4, एक चौथाई हो जाएगा। सिंपल से, यहाँ पे हमने बोला डबल करने को, बोला डबल रख दो, 2 रख दो, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 आएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, यानी फोर्स कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ? हमने दोनों प्लैनेट के बीच में क्या किया? दूरी को बढ़ा दिया है। और ये भी तो ये लिखा तो है, दूरी बढ़ाओगे, यहाँ उल्टा लिखा है दूरी घटाओगे तो बल बढ़ेगा, और दूरी को बढ़ा दोगे तो बल क्या होगा? घट जाएगा। तो ये हो गया। और कैपिटल जी के डायमेंशन निकाल लोगे, पीछे निकाल के दिखाया भी था, तो इसके डायमेंशन निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? पीछे बताया था ना। और सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली बल, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल। आपको हमने क्वेश्चन भी दिया था, आप भूल गए होंगे। हमने उस समय आपको कहा था घर से पढ़ के आइएगा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है, कितना ज्यादा होता है। ऐसे दे देते हैं, लेकिन आप लोग हो कि करते नहीं हो। अच्छा, निकाल पाओगे क्या? कैसे मालूम करें? नहीं मालूम। तो हम लोग इसको कहां से निकालें? किन दो पार्टिकल के लिए निकालें दोनों फोर्स? सबसे छोटे पार्टिकल ले लो, इलेक्ट्रॉन को ले लो, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी आप ले सकते हो। आप डिस्टेंस को 1 मीटर मान लो या सेम मान लो, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। देखो कैसे निकालना है। फिलहाल हम निकाल के नहीं दिखाएंगे, हम आपको बता देंगे कैसे निकालना है। आपको सिर्फ याद रखना है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है। आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। ये भी तो आपको दिया था क्वेश्चन। बताइए वैद्युत और विद्युत में क्या डिफरेंस है? विद्युत क्या है? एक क्वांटिटी है, एक सब्सटेंस मान सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रिसिटी जब किसी मीडियम में होती है, फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिना मीडियम के तो फ्लो नहीं होगी। आने वाले टाइम में होगा ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है। तो आने वाले टाइम में बिना मीडियम के आपके घर में लाइट आएगी, ये भी है। तो अभी तो आपके पास जो है उस कंडीशन में क्या है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब वायर में होगी तब वो होती है वैद्युत। इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी विद मीडियम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल, यानी वैद्युत। और जब किसी मीडियम से बाहर होगा तो ओनली इलेक्ट्रिसिटी, यानी ओनली विद्युत। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बताना था? चलिए देखिए, ग्रेविटेशन लॉ हो गया। स्मॉल जी क्या है? अच्छा, नोट पॉइंट में लिख लो। अगर मान लीजिए सेम बता देते हैं, F इक्वल टू, मान लो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया एफ जी। फॉर्मूला आपको मालूम है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी मालूम होगा आपको, है ना। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर सेम कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। यानी कि जब दोनों को तुलना करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स डिस्टेंस पर कोई डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा।
अगर इनको आप डिवाइड करोगे एफ जी अपॉन में एफ ई, तो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में इससे डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उल्टा हो जाएगा, या ऐसे लिख दो, इनटू में क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू रख पाओगे, पता है ना, m1 m2 इलेक्ट्रॉन का पता है ना, दोनों दो इलेक्ट्रॉनों के लिए रख लोगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ना 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 भाई ना, 9.1 10⁻³ kg इतना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान। m1 m2 हो गया, अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, 9 × 10⁹ होती है, और Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है उसको रख देना 1.6 10⁻⁹ रख के इसको सॉल्व कर लोगे तो पूरा ये आएगा, हम यहां डायरेक्ट लिखते हैं एफ ई इज इक्वल टू 10⁻43 Fg। ये याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 गुना होता है, इतना ज्यादा होता है। अगर इसी को आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना गुना होगा इसका, तो 10⁻⁻43, चाहे जो बोलिए आप, ठीक है। तो नोट पॉइंट में ये आप नोट कर लेना, इसकी जरूरत नहीं, अगर आपको लगे तो इसको भी लिख सकते हो नोट पॉइंट में। यानी गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में रिलेशन हो गया। हो गया। इसके बाद इसी गुरुत्वाकर्षण बल से हम रिलेट करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, अरे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती, यही तो पूछ रहे हैं, सोचने लगते हो क्या बताएं क्या ना बताएं। चलिए देखो, मान लीजिए ये हो गया अर्थ, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी का ये हो गया सेंटर सी। पृथ्वी की रेडियस को हम मान लेते हैं आर ई, ठीक, और मास ऑफ अर्थ एम ई ले लिया, कैपिटल एम ई, सफिक्स में ई मतलब अर्थ हो गया। अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ की रेडियस कितनी होती, ये भी नहीं मालूम। मान लो यहां पे अर्थ पर आप बैठे हो, तो आपका मास हो गया स्मॉल एम, यानी कोई पार्टिकल है जो पृथ्वी पे है जिसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम हो गया। इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और द्रव्यमान के बीच में कितनी दूरी है, पृथ्वी की त्रिज्या केवल है, और तो कुछ है नहीं। आपको पता है कि आप पृथ्वी पे बैठे हो, जितना आपका भार, आपका वेट इस अर्थ पर लग रहा है, उतना ही फोर्स अर्थ भी आप पर लगा रही है। अब अर्थ जो लगाएगी वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आप जो लगाओगे वो क्या होगा, वो आपका वेट होगा। यानी वेट ऑफ पार्टिकल ऑन अर्थ किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। और वेट कितना होगा, mg होगा।
जी काम करेगा ना पृथ्वी के साथ में। और ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का द्रव्यमान और उस पार्टिकल का द्रव्यमान m1 m2 हो गए। दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होगा। आप यहां पे लिख सकते हो, नहीं कहोगे क्या है, कौन सी चीज बता रहे हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच रिलेशन। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये याद रखना, कहीं पे स्मॉल जी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर हो जाएगा। एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। पृथ्वी की त्रिज्या होती कितनी है? 6.4 10⁻6 मीटर या फिर 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में चाहे आप बता सकते हो और चाहे मीटर में। मास कितना होता है अर्थ का? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। याद रखना इसको। चलिए, रेडियस की रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है इसलिए आपको इसको याद रखना है। यहां पे एक चीज और देखना, ये रिलेशन जो निकला है आर ई स्क्वायर इधर ले आइए तो जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत जगह पे आपको डेरिवेशन में ये भी यूज करना पड़ेगा, जहां जी एम ई होगा उसके प्लेस पे हम जी आर ई स्क्वायर पुट कर देंगे, ये भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि आपको मालूम है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर है। मास क्या होता है? मास इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना मास इक्वल टू। तो पृथ्वी कैसी है? गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, तो आयतन यहां गोले का रखना पड़ेगा। गोले का आयतन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस हमने माना है आर ई। तो आयतन इंटू घनत्व हो गया रो, डेंसिटी। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो जी इज इक्वल टू क्या बनेगा? 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो। एक रिलेशन ये है, बट ये स्मॉल जी कैपिटल जी में तो है, लेकिन देखिए यहां पर मास पर डिपेंड नहीं है, नहीं है ना। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, स्मॉल जी इज इक्वल टू इतना होगा, नोट कर लीजिए। और स्मॉल जी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड है उसको भी नोट कर लेना। 9.8 जिसको ना पता हो लिख लेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा क्वेश्चन में। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। हो।
हो गया। एक क्वेश्चन लिखिएगा, रुक जाओ पहले, अच्छा हेडिंग हो जाए फिर क्वेश्चन बोलते हैं। डाल दीजिए हेडिंग, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है? फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वो तो है। सबसे इनिशियल फार्मूला क्या पढ़ा था फोर्स के टर्म्स में? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, याद है? और क्यू नॉट क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश। एक सवाल आपके लिए है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही क्यों होता है? इसको पढ़ के आना है। टेस्टिंग चार्ज इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, वाई? इसको पढ़ के आना है। चलिए देखिए यहां पे हमने बोला अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं E इक्वल टू, तो आपको मालूम है अपॉन क्यू नॉट होता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। किसकी बतानी है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सेम काम करता है। यहां पर क्या होता है? फोर्स। बट यहां पे इस फार्मूले में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कुछ भी हो सकता है। बट इन किस केस में कैसा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शनल फोर्स रहेगा हमेशा। चार्ज के प्लेस पे क्या रहेगा इसमें? पार्टिकल का मास रहेगा, द्रव्यमान। वहां पर हम लोग चार्ज को लेके आते हैं, आवेश को लेके आते हैं फील्ड के भीतर, और इसमें मास को लेके आते हैं किसी दूसरे पार्टिकल के फील्ड के भीतर। तो यहां पे रहेगा पार्टिकल का मास। मीन्स आई इज इक्वल टू एफ बाई एम फार्मूला हो गया। यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर किलोग्राम। डेफिनेशन बना लोगे? डेफिनेशन बना लोगे? रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर यूनिट मास ऑफ पार्टिकल। कण के एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से आपको मालूम है F इज इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, आपने जो अभी अभी पढ़ा था। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के केस में जी एम ई एम अपॉन में आर ई स्क्वायर, ये पढ़ा था। इसको रख दीजिए तो क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू, अट्रैक्शनल फोर्स के प्लेस पे कैपिटल एफ की वैल्यू रख दो, जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, और यहां क्या अपॉन में एम है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर हो गया। और यही जो आई इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है, यही होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप स्मॉल जी पढ़ते हो। कह दो सर ये तो स्मॉल जी के बराबर है ही नहीं है। अरे है, बस आपको देखने का नजरिया चाहिए। अभी मैंने बोला था जी एम ई इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर होता है, रख दो यहां जी एम ई के प्लेस पे, जी आर ई स्क्वायर अपॉन में आर ई स्क्वायर, कट जाएगा, क्या बचा? कह दो हाँ अब दिख गया हमको कि आई इज इक्वल टू जी होता है। तो ध्यान रखना जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये भी तो है। तो भैया ये फार्मूला हो गया। जल्दी करिए और एक क्वेश्चन करते इसका।
देख लीजिए इस पर क्वेश्चन कैसा आता है जो अच्छा न्यूमेरिकल होता है। नोट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि आप कर पाओगे। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि दो पिंड हैं, दो पार्टिकल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। फर्स्ट पार्टिकल आपका 100 kg का है और सेकंड आपका 10,000 kg का है। दोनों पार्टिकल एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, जिसको आप स्मॉल आर से लिखते हो। तो यहां पे आपसे पूछा गया है इन दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वो कौन सा बिंदु होगा जहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो मालूम नहीं है कहां पर होगी, तो हम लेट कर लेते हैं कि पहले वाले पार्टिकल से x डिस्टेंस पर वो पॉइंट कोई मान लो P है। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 होगी, ऐसा लेट किया गया। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 1 माइनस एक्स होगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है। हो गया। चलिए यहां पर निकालते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं m1 और ये हमारा हो गया m2। इंटेंसिटी एट P ड्यू टू मास m1। मास m1 के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी, मान लेते हैं I1 है, ठीक। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आपने देखा था पीछे, कैपिटल G me अपॉन में R स्क्वायर था। तो P से इसकी डिस्टेंस क्या है, पहले मास की x है। ऐसे ही I एट P ड्यू टू m2। अब m2 के कारण कितना होगा इंटेंसिटी, तो I2 इक्वल टू कितना होगा, P से डिस्टेंस क्या है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपनी अपनी तरफ, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। इक्वल और अपोजिट फोर्स के लिए क्या कर दोगे, I1 माइनस I2, रिजल्टेंट कितना होगा 0, क्योंकि उसने शून्य बोला है। तो यहां से I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, होगा ऐसा। I1 I2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। I2 की वैल्यू इसको सॉल्व करके भैया आपको वैल्यू बतानी है। कुछ इसमें कुछ देख लो जो आपको पार्टिकल मालूम हो। एक चीज ये भी ध्यान देना, me दोनों में लिखा है, दोनों के मास तो यहाँ पे चेंज है ना, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको आप कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्टिकल के कारण है, m1 हो गया, और ये
कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो गया। m1 की वैल्यू कितनी है 100 एक्स स्क्वायर और m2 है 10,000। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। बताओ कितना आएगा x की वैल्यू। आंसर आ गया। अभी सॉल्व भी नहीं किया मुझे लग रहा है। कितना आया 1/99। और किसी का चले देखिए। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए आप ले लीजिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में रूट ले लो। तो 100 का रूट आप लोगों ने रूट नहीं लिया होगा, आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व करना, स्क्वायर स्क्वायर खोला और बड़ा बना दिया। अपॉन में x इक्वल टू 10,000 का कितना होगा अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो हट जाएगा, रूट लोगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू और माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर कर लो 11x। तो x इज इक्वल टू 11 मीटर। भैया इतना डिस्टेंस होगा, इतनी डिस्टेंस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करके आइएगा, तो आप पढ़ के आइएगा है। तो कल परसों 2 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट उनको करने हो, इसके कुछ क्वेश्चन आज ग्रुप पे डाल देंगे, उनको सॉल्व कर डालिएगा। बंद करो।